लेट अस स्टार्ट। मेरी वॉइस आप सभी को आ रही है? हेलो, प्लीज कंफर्म। यस मेरी सर। वॉइस ओके, थैंक यू। देखिए, हम पॉलिटी का सेशन, फिर हमने थोड़ा इकोनॉमिक सर्वे किया। इकोनॉमिक सर्वे करने के बाद हम फिर पॉलिटी सेशन पे आएंगे। अभी जो एक या अभी कल जो अगला सेशन होगा ये पॉलिटी से ही रिलेटेड रहेगा। मतलब 3 सेशन पॉलिटी से, एक हो चुका है पहले पॉलिटी से रिलेटेड। जितने भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो कि थ्रू आउट द ईयर न्यूज में रहे हैं, इसके अलावा करंट प्लस जो स्टैटिक पोर्शन है वो सारा का सारा उसमें जो है कवर्ड है। तो आपको एट द एंड 20 to 25 पेज का एक आपके पास नोट्स होना चाहिए जो आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर सकें। इसी हिसाब से चीज़ें मैंने डिजाइन की है। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट वी हैव स्टडीड इन यस्टरडेज क्लासेस, देन स्टार्ट करते हैं वहां से आगे हम। राइट, पहला हमने पढ़ा था कस्टोडियल डेथ। आई विल आस्क द क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन कुछ अराइज करूंगा, आप लोग उसका रिप्लाई कर दीजिए। मैसेज के थ्रू ही करेंगे तो कर दीजिए, या फिर वोकल भी कर सकते हैं। वोकल करने से थोड़ा नॉइज हो जाएगा, लेकिन आप मैसेज कर दे तो इट विल बी बेटर फॉर यू। राइट, पहला मैंने बताया था आपको कस्टोडियल डेथ। राइट, कस्टोडियल डेथ क्या होता है? इसमें मैंने 2 एक्ट बताए थे। कन्वेंशन अगेंस्ट द टॉर्चर ऑफ अदर क्रूएल्स इन ह्यूमन डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, जिसमें इंडिया ने इसको साइन भी किया है और लेकिन रेटिफाई नहीं किया है। दूसरा मैंने बताया था इंटरनेशनल कन्वेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। राइट, ये इसको इंडिया ने रेटिफाई भी किया है और साइन भी किया है। क्वेश्चन ये है, ठीक है, अब इससे आपको उस तरह से बस 2 आप याद रखिए, 2 कन्वेंशन याद रखिए कस्टोडियल डेथ से रिलेटेड। ये इंपॉर्टेंट है, आपको इस तरह से पढ़ना है। इंडिया ने किसको रेटिफाई किया है, किसको साइन किया है, ये आपको बस याद रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, बताया था मैंने, रेवेरो कमिटी, ये किससे रिलेटेड है? एनीवन एल्स? रेवेरो कमिटी is related with such kind of question are very favorite to UPSC. You can message or answer, otherwise you can say Rivero committee is related to which? Anyone else? ओके, थैंक यू। आप लोग रिवाइज कीजिए। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे, जो भी आप नोट्स लिख रहे होंगे उसे रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने के बाद ही आपको चीजें आसान होंगी। मल्टीपल टाइम रिवीजन यू मस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। रिवेरो कमेटी जो कमेटी है वो रिलेटेड टू है पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड है। मैंने 4 कमेटीज के नाम बताए थे आपको, गोरे कमेटी, रिवेरो कमेटी, पद्मनाभैया कमेटी, मल्लिमथ कमेटी। ये पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड 4 कमेटीज मैंने बताई थी। इसके अलावा एक प्रकाश सिंह केस भी मैंने बताया था आपको, प्रकाश सिंह केस, जिसमें कि 7 पॉइंट डेजिग्नेट किए गए थे कि किस तरह से पावर जो है पुलिस का पावर जो पोर्टफोलियो सिस्टम होना चाहिए। दूसरा मैंने हिस्टोरिकल थोड़ा बैकग्राउंड बताया था। अब क्वेश्चन ये है, थाना मॉडल किसने दिया था? थाना मॉडल या दरोगा मॉडल? एनीवन एल्स? आप पार्टिसिपेट कीजिए। जब तक आप गलत सही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे फिर मजा नहीं आएगा आपको। राइट, आप फिर इस तरह से रिवाइज करके भी नहीं आएंगे। यू कैन पार्टिसिपेट। थाना मॉडल, एनीवन एल्स? चंदन, थाना मॉडल? ओके, थाना मॉडल जो है कॉर्नवालिस ने री इन्वेस्टिगेट किया था। राइट, इसको इंप्लीमेंट किया था। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए मैं पूछता हूं आपको कि जो एसपी का पावर है, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का पावर है, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास रीइंस्टॉल करने का काम किसने किया था? कौन से गवर्नर जनरल ने किया था? तो बेंटिक ने किया था। आप रिवाइज कीजिए ये सब चीजें, बेंटिक ने किया था। फिर प्रिजन रिफॉर्म से रिलेटेड मैंने 3 कमिटीज के नाम बताए थे। अमिताभ रॉय कमेटी, राइट, दूसरा कमेटी था जस्टिस ए मुल्ला कमेटी, एंड द थर्ड वन इज कृष्ण अय्यर कमेटी। 3 committees are important for the prison, right? अमिताभ रॉय कमेटी, जस्टिस ए मुल्ला कमेटी, कृष्ण अय्यर कमेटी।
नेक्स्ट न्यूज ये था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें कि मेडिएशन की बात की गई थी, ई कॉमर्स की बात की गई थी। इस बार थ्रू आउट द ईयर इस बार जो चेंजेस आए हैं, पहले 1986 का जो कंज्यूमर एक्ट था उससे किस तरह से ये अलग है। अगला वन नेशन वन राशन कार्ड, ये इंपॉर्टेंट मैंने चीज आपको बताई थी। इसमें जो पार्थ मुखोपाध्याय वर्किंग ग्रुप ऑन माइग्रेशन, जिन्होंने पोर्टेबल पीडीएस सिस्टम का कंसेप्ट दिया था। अगला था इसी में ही इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पीडीएस सिस्टम, IMPDS, राइट। ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है IMPDS, राइट। आप सभी को वॉइस आ रही होगी, वो अच्छे से आ रही होगी वॉइस, राइट। दूसरा मैंने बताया था आपको कोविड-19 से रिलेटेड ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट है 7 शेड्यूल, राइट, 7 शेड्यूल में मेंशन नहीं है। ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट वर्ड है ये 7 शेड्यूल में मेंशन नहीं है। दूसरा ये मैंने बताया था कि जो पावर, लॉकडाउन का जो पावर है, रिस्ट्रिक्शन है, ये सारा का चीजें कहाँ से आ रहा है, किस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट अप्लाई कर पा रही है। तो वो एक्ट है एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, जो कि बॉम्बे में प्लेग हुआ था 1897 के आसपास। तो उस टाइम पे ही इन्होंने इस लॉ को लाए थे, राइट। और उसी लॉ का यूज आज हम इस पैंडेमिक के टाइम पे कर रहे हैं। दूसरा 5th शेड्यूल है आर्टिकल 244 आर्टिकल 80, जिसमें कि प्रेसिडेंट को नॉमिनेट कर सकता है, नॉमिनेटेड मेंबर्स जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर है उनको। तीसरा इंपॉर्टेंट है ग्राम न्यायालय एक्ट, राइट। इसके अलावा अंडर आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज भी मैंने डिस्कस किया है। 52nd अमेंडमेंट RTI वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, जिसमें कि सेक्शन 8 की बात की गई है। इसमें जो है जो ऑफिस ऑफ CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये एज अ पब्लिक अथॉरिटी है, राइट। तो उसको अंडर प्रीव्यू में रखा जाए कि नहीं, ये सारी चीजें थी। अगला देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। आपने इसका नाम सुना होगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, NPR। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हॉट टॉपिक, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। यूजुअली जो सिटीजन्स हैं, इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, जो रेसिडेंस लिस्ट में हैं, या इसके अलावा कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, फॉरेनर भी हो सकता है, यदि वो फॉरेनर 6 मंथ्स के लिए, 6 महीने के लिए वो इंडियन टेरिटरी में रहता है, राइट, 6 मंथ के लिए इंडियन टेरिटरी में रिसाइड करता है, तो वो उसका जो है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के अंदर में लिस्टिंग हो जाएगी उसकी, राइट। क्वेश्चन ये है कि क्या फॉरेनर भी करवा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल करवा सकते हैं, फॉरेनर भी NPR में रजिस्टर करवा सकते हैं अपना नाम। क्या कोई ऐसा, डू वी हैव एनी एक्ट इन विच NPR प्रिपेयर्ड, कोई ऐसा एक्ट है जिसके अंडर में NPR प्रिपेयर किया जाता है? UPSC ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ही टैकल करती है यहाँ पे, जहाँ पे आपको ग्रे एरिया होता है, जहाँ पे आप नहीं पढ़ते हैं वहीं से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये है, डू वी हैव एनी एक्ट in which NPR prepared? Yes, we have Citizenship Act 1952, 1955, Citizenship Rule of 2003. These are the 2 rules जिसके अंडर में NPR जो है प्रिपेयर किया जाता है, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन ये है, क्या NPR जो कंडक्ट हो रहा है, कौन सा ऑफिस करता है? NPR किस ऑफिस के थ्रू होता है ये, और किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है NPR? एनीवन एल्स? होम मिनिस्ट्री। बिल्कुल सही है, होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आता है, राइट। और इसका जो ऑफिस है उसको बोलते हैं रजिस्ट्रार जनरल। देखिए NPR जो है दो तरह के डेटा बेसिकली ये
इकट्ठा करते हैं आपसे। जैसे एनपीआर यदि आप कोई रजिस्टर होना है तो दो तरह के डेटा होंगे। पहला होगा डेमोग्राफिक डेटा, राइट, कहाँ पे रहते हैं, आपका जो है लोकल इंफॉर्मेशन। दूसरा होता है बायोमेट्रिक डेटा। इस बायोमेट्रिक डेटा पे काफी ज्यादा डिबेट हुआ था रिसेंटली, अभी देखा जाए इस बायोमेट्रिक डेटा पे कि एनपीआर में बायोमेट्रिक डेटा देने की क्या जरूरत है। इसलिए गवर्नमेंट ने गुड इवनिंग सुप्रीम सर। कोर्ट को भी इस बात को क्लेरिफाई किया था कि आपको बायोमेट्रिक डेटा जो है बेसिकली नॉट इनफोर्सिएबल टू गिव, मतलब आप नहीं है कि आपको बायोमेट्रिक डेटा देनी है। वेलकम संजीव कुमार। थैंक यू सर। नेक्स्ट है देखिए, आपको दो चीजें याद रखनी है, एनपीआर एंड एनआरसी, राइट। एनपीआर और एनआरसी, एनपीआर इज डिफरेंट थिंग, एनआरसी, राइट। देखिए एनपीआर मैंने अभी बता दिया, यूजुअल रेसिडेंस लिस्ट में कौन हो सकते हैं, तो कोई पर्सन हो सकता है, सिटीजन्स भी हो सकते हैं, फॉरेनर्स भी हो सकते हैं। बस सिचुएशन ये होनी चाहिए वो 6 मंथ तक इंडियन टेरिटरी में वो रिसाइड किया हो, वो पर्सन रहा हो। बाकी जो है जो रूल्स अप्लाई होते हैं एनपीआर के लिए वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के थ्रू आते हैं। सिटीजनशिप रूल जो 2003 है उसके अंडर में जो रूल्स बनाए गए थे उसके अंडर में आता है। एनपीआर जो डेटाबेस है वो ओनली फॉर दी सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए है, लेकिन एनआरसी जो है ओनली फॉर दी सिटीजन्स है। आप डिफरेंस हमेशा याद रखिए, ओनली फॉर दी सिटीजन्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज इसलिए न्यूज में है, अभी रिसेंटली एक द्रविडियन लैंग्वेज आपने सुना होगा, तुलु। दिस इज अ द्रविडियन लैंग्वेज, तुलु। इसको जो है ऐड करने की बात की जा रही है कि आप इसको ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ऐड की, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाइए द्रविडियन लैंग्वेज। इसको काफी ज्यादा लोग बोलते हैं, इसके लिए सर्वे कराया गया था बेसिकली, इसलिए हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज न्यूज में हो गया है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ लेता है समटाइम्स। पहला क्वेश्चन ये है, विच पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा भाग ऑफिशियल लैंग्वेज को डिनोट करता है? एनीवन एल्स? ऑफिशियल लैंग्वेज किस पार्ट में मेंशन्ड है? संविधान के 22 पार्ट हैं, किस पार्ट में मेंशन है? 17th पार्ट, राइट। 17th पार्ट में ये मेंशन्ड है। अब मान लीजिए 18th पार्ट क्या है, इमरजेंसी से रिलेटेड है। आप पार्ट को भी धीरे धीरे ऐसे याद कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट हैं आप बीच बीच के एक दो याद कर लीजिए, फिर आसपास की चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी, राइट। 17th हो गया आपको ऑफिशियल लैंग्वेज, 18th इमरजेंसी, 10th पार्ट रिलेटेड टू शेड्यूल एरिया, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, जिसे मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आर्टिकल 2244 के बारे में, कैसे प्रेसिडेंट जो नॉमिनेट करते हैं शेड्यूल एरिया को ऑन दी कंसल्टेंस ऑफ द गवर्नर। अब देखते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में ही सबसे पहली बार जो 1967 में क्या हुआ था, सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था। 1967 में सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया, राइट। ओरिजिनली पूरे ओरिजिनल नहीं थे, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है अभी रिसेंटली, राइट। तो 1967 में सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया। फिर लेटर ऑन देखा गया 1992 में 3 लैंग्वेज और ऐड किए गए। लैंग्वेज क्या थे? कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, 3 लैंग्वेज। ये 3 लैंग्वेज जो है थे इसमें। 2004 में क्या किया गया? 4 लैंग्वेज, मैथिली, संथाली, डोंगरी एंड बोडो, 2004 में इसको ऐड किया गया, राइट। अब यूपीएससी कहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, या यूपीएससी कौन सा क्वेश्चन पूछेगा? देखिए, 2 कमिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं, 2 कमिटीज जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है। पहला कमिटी है पाहवा कमेटी, PAHWA, पाहवा कमेटी 1996। दूसरा कमेटी है सीताकांत मोहपात्रा कमेटी
2003, राइट। पाहवा कमेटी 1996, सीताकांत मोहपात्रा कमेटी 2003। जो पावर कमेटी है, इन्होंने बोला कि पार्लियामेंट को लिस्ट डाउन करना चाहिए उन लैंग्वेज को जो कि 8th शेड्यूल में जोड़ा जा सके इनको, राइट। जब ऑफिशियल लैंग्वेज की बात आ गई है तो हम ये देख लेते हैं कि कौन सा आर्टिकल 351 जो है ये बोलता है कि ड्यूटी बनती है यूनियन का ये ड्यूटी बनता है कि हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करें, राइट। कौन सा आर्टिकल ऐसा कहता है? आर्टिकल 351 ये कहता है कि यूनियन प्रमोट करे हिंदी लैंग्वेज को, राइट। और भी आर्टिकल हैं जो कि हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए कौन पार्लियामेंट में लैंग्वेज जो यूज होगा, कौन सी लैंग्वेज यूज होगा, ये आर्टिकल 120 से ये एम्पावर होते हैं, राइट। लैंग्वेज यूज इन पार्लियामेंट, राइट, फ्रॉम द आर्टिकल 120। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखिए पहले जो था पार्लियामेंट में 17 लैंग्वेज अलाउ थे कि आप 17 लैंग्वेज में, जैसे मान लीजिए कोई MP MLAs हैं, वो पार्लियामेंट में अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं, पार्लियामेंट के लोकल लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं अपने, या आप डिबेट जो है लोकल लैंग्वेज में करना चाहते हैं, अपनी स्पीच लोकल लैंग्वेज में देना चाहते हैं, तो दे कैन गिव। लेकिन उसके लिए पहले क्या करना होता है, 24 आवर्स पहले आपको इन्फॉर्म करना होगा, उसके अकॉर्डिंगली ट्रांसलेटर जो है या ट्रांसलेटर की व्यवस्था कर दी जाएगी। यस। दूसरा है कौन सा आर्टिकल जो है, देखिए 120 है बेसिकली पार्लियामेंट के लिए, 210 सेम कौन सा लैंग्वेज लेजिस्लेटिव असेंबली में यूज होंगे, लेजिस्लेटिव जो स्टेट लेजिस्लेचर होगा उसमें यूज होगा, उसके लिए आर्टिकल्स है। तो 120 बस इसको रिवर्स कर दीजिए 210, राइट। तो ये हो जाएगा आपका स्टेट के लिए। आर्टिकल 343 इसी से रिलेटेड है, लैंग्वेज से रिलेटेड है कि पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा कि कौन सा लैंग्वेज बिजनेस ट्रांजैक्शन डिबेट के पास कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए, राइट। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। अंडर आर्टिकल 343 अभी जो वेंकैया नायडू ने ही पिछली एक्चुअली ये 2018 में ही उन्होंने ये बात बोली थी, जो है मल्टी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं आप, किसी भी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आप डिबेट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल 350A, बेसिकली ये प्रोवाइड करता है कि आप प्राइमरी स्टेज पे कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है, मान लीजिए ऑफिस में कोई इंस्ट्रक्शन निकालना है, नोटिफिकेशन निकालना है, तो आपको मदर टंग में निकाल सकते हैं, राइट। ये आर्टिकल 350A एम्पावर करता है, फैसिलिटेट करता है मदर टंग के लिए। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें भी आप मदर टंग की जो लैंग्वेज है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मदर टंग में पढ़ाया जाएगा, इम्पोज किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। बस इतना ही ये चीज याद रखिए। दूसरा है एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मोस्ट एक्सपेक्टेड मैं इसे एज्यूम कर रहा हूँ, राइट। येलू प्रोनाउंस ऐसे हो, लिखेंगे ऐसे इसको, येलू प्रोक्लेमेशन। ये एक इंटरनेशनल प्रोक्लेमेशन है। ये बेसिकली जो है येलो प्रोक्लेमेशन यूनेस्को ने, दिस इज मेड बाय यूनेस्को एक्चुअली, 2018 में इसको बनाया गया था येलो प्रोक्लेमेशन को। ये इंटरनेशनल प्रोक्लेमेशन है। इसके अंडर में क्या होगा, इट विल प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी टू प्रिवेंट द सोसाइटल इंक्लूजन, राइट। तो ये जो बेसिकली येलो प्रोक्लेमेशन जो है, येलो सिटी है चाइना में, यहाँ पे ये जो मीटिंग्स हुई थी उसके अकॉर्डिंग ये जो आउटपुट आया था उसमें ये लिया गया था कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को कैसे जो है सस्टेन करके रखना है, सारी चीजें इसको कैसे टैकल किया जाए, प्रोक्लेमेशन। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है आपको ये ध्यान रखना है, येलो प्रोक्लेमेशन जब भी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात आई तो ये अपने माइंड में क्लिक होना चाहिए, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट आप पढ़ते हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन। देखिए पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे बहुत ही, जो अभी रिसेंटली जो चेंजेस हुए हैं उस पर हम फोकस करेंगे, राइट।
बहुत सारी चीजें, अलॉट ऑफ हैव टू रीड, बट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें वो चीजें डिस्कस करेंगे। स्टैटिक पोर्शन आप अपने लक्ष्मीकांत से कवर कर लीजिए। ह्यूमन राइट्स कमीशन, देखिए ह्यूमन राइट्स कमीशन में अमेंडमेंट हुआ है। अब इसमें दो पार्ट आते हैं, एनएचआरसी एंड एसएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। देखिए जो पहले चेयरमैन होते थे ना, अभी जब अमेंडमेंट नहीं हुआ था, तो अमेंडमेंट नहीं होने से पहले जो चेयरमैन होते थे वो केवल सीजीआई होते थे, राइट। जो रिटायर्ड सीजीआई होंगे वो ही चेयरमैन हो सकते थे एनएचआरसी के। ऐसे सिमिलरली ऐसा देखा जाए एसएचआरसी में कि जो रिटायर्ड हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वही हो सकते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी चेंज हो गया है। चेंज हो करके फिलहाल में क्या है कंडीशन, जो सीजीआई पहले के थे वो तो थे, लेकिन एडिशनली ऐड किया हुआ जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो भी अब बन सकते हैं इसके चेयरमैन, राइट। इसी तरह जज ऑफ हाई कोर्ट भी एसएचआरसी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन बन सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चेंजेस हुआ है अभी। दूसरा चेंजेस ये हुआ है, जो उसमें मेंबर होते थे, जो मेंबर होते थे पहले, जैसे एनएचआरसी में 2 मेंबर हैं, जिन 2 मेंबर सेलेक्ट होते थे, इन 2 मेंबर्स को नॉलेज होना चाहिए ह्यूमन राइट्स का, राइट। लेकिन अभी क्या किया गया है कि एक मेंबर और ऐड कर दिया गया है, लेकिन ऐसा बोला गया है कि दिस मेंबर, एक मेंबर एटलीस्ट फीमेल होना चाहिए, राइट। जो 3 मेंबर होंगे, ये 3 मेंबर्स, इनमें ह्यूमन राइट्स, हाँ, वन मेंबर्स विल बी फीमेल, राइट। मैंडेटरी है ये। दैट शुड बी मैंडेटरी। ओके, ठीक है। इसी तरह एज वेल एज एसएचआरसी में भी ये सेम कंडीशंस हैं। एक इंपॉर्टेंट चेंजेस ये भी हुआ है, इनका जो टर्म होता था, टर्म्स होता था बेसिकली क्या है 5 ईयर, इनका टर्म्स क्या है 5 ईयर का। 5 ईयर के टर्म को अब कन्वर्ट करके 3 इयर्स में कन्वर्ट कर दिया गया। ये याद रखिएगा, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये आपको यूपीएससी जो आपको दे सकती है। आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल सर, ये जो आपकी स्टेट आवाज बॉडी है में और यूनियन, जो स्टेट आपकी बॉडी है और जो हमारा यूनियन बॉडी है एनएचआरसी, और दोनों इनमें डिफरेंस क्या है सर? आपकी आवाज मैं नहीं सुन पा रहा हूँ क्लियरली, एक्चुअली आप मैसेज कर दीजिए। ओके, आई ओके, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको क्वेरी होगी आप मैसेज कर दीजिएगा, आई विल रिप्लाई दिस, राइट। देखिए एनएचआरसी के अंडर में, देखिए एनएचआरसी के अंडर में जो चेयरमैन होते हैं, राइट। चेयरमैन किसके, एनसीएससी, एनसीएसटी, मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर वीमेंस, ये तो ऑलरेडी इसके डीम्ड मेंबर थे ही, एनएचआरसी के डीम्ड मेंबर हैं, ऑलरेडी इसके मेंबर है ही हैं। एनसीएससी, एनसीएसटी, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, इसके अलावा और 3 मेंबर को ऐड किया गया है, वो मेंबर्स इंपॉर्टेंट है, वो आप लिख लीजिए, राइट। जो अभी नया अमेंडमेंट हुआ एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राइट, वो मेंबर रहेंगे पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट, जो चेयरपर्सन होंगे प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के जो चेयरपर्सन है वो भी एक डीम्ड मेंबर होंगे, डीम्ड मेंबर, ठीक है, डीम्ड मेंबर होंगे प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के, ठीक है। और ये सब किसके अंडर में आएंगे, एनएचआरसी के, ऑलरेडी वो मेंबर होंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट है जो चीफ कमिश्नर है पर्सन विद डिसेबिलिटीज के, वो भी एनएचआरसी के डीम्ड मेंबर है, राइट। एनसीबीसी के जो है चेयरपर्सन वो तो डीम्ड मेंबर हैं ही, फिर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के वो भी होंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट है जो चीफ कमिश्नर होंगे पर्सन फॉर डिसेबिलिटीज के, वो भी होंगे डीम्ड मेंबर। देखिए जो एनएचआरसी और एसएचआरसी है, इसमें डिफरेंस के लिए बेसिकली ये एक नेशनल लेवल पे है, एक स्टेट लेवल पे है। बाकी स्टैटिक पोर्शन के लिए आई विल रिकमेंड कि आप लक्ष्मीकांत देख लीजिए, इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ओके। नेक्स्ट जो है कैबिनेट कमेटी का देखते हैं। कैबिनेट कमेटी, ये भी न्यूज में रही है इस बार, कैबिनेट कमेटी के फॉर्मेशन। आर दे कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज,
क्वेश्चन है पहला, क्या कैबिनेट कमेटी कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज है? कैबिनेट कमिटीज कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज हैं? एनीवन एल्स? देखिए कैबिनेट कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज नहीं है, ये एक मतलब स्टैच्यूरी, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि स्टैच्यूरी है या फिर इस तरह से नॉन स्टैच्यूरी, इस तरह की चीजें पूछा जाएगा, आपको फंसाएंगे यूपीएससी। लेकिन ये क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, राइट, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। दूसरा इसमें एक क्वेश्चन है कि आर दे प्रोवाइडेड अंडर एनी रूल्स? क्या कैबिनेट जो है कमेटी है किसी रूल के अंडर, किसी कोई रूल प्रोवाइड किया गया इसको, या कहाँ से ये एम्पावर होता है? कैबिनेट कमेटी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कहाँ से एम्पावर होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा कहीं मेंशन है नहीं। इसके लिए क्या है, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकते हैं कि ये इस आर्टिकल में है या यहाँ पे मेंशन्ड है, राइट, कैबिनेट कमेटी। लेकिन ये है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961, राइट। यहाँ पे ये मेंशन्ड है कि कैसे जो है कैबिनेट कमेटी वर्क करेंगी और कंस्टिट्यूट होंगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961 में ये चीजें मेंशन्ड है कैबिनेट कमेटी के बारे में। अब कैबिनेट कमेटी को कंस्टिट्यूट कौन करेगा, कौन बनाएगा? तो पीएम जो है, पीएम के पास ये अथॉरिटी है कैबिनेट कमेटी को बनाने के लिए, राइट। पीएम के पास ये अथॉरिटी है, कैबिनेट कमेटी को सेटअप करने की अथॉरिटी किसके पास है? पीएम के पास है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि ओनली द कैबिनेट मिनिस्टर आर द पार्ट ऑफ द कैबिनेट कमिटीज। एनीवन एल्स? ओनली द कैबिनेट मिनिस्टर आर पार्ट ऑफ द कैबिनेट कमिटीज। ओके, देखिए अभी रिप्लाई है नो, बिल्कुल सही है। केवल कैबिनेट मिनिस्टर ही कैबिनेट कमेटी के पार्ट नहीं हो सकते हैं। एक्चुअली जो है ये कहा गया है कि मतलब ये नहीं कहा गया है कि कैबिनेट में नॉन कैबिनेट मेंबर इससे डिबार होंगे, डिबार मतलब होता है बाहर होंगे, राइट। ये नहीं कहा गया है कि नॉन कैबिनेट मेंबर बाहर होंगे। यदि प्राइम मिनिस्टर की मर्जी हुई या प्राइम मिनिस्टर के लिए जरूरत पड़ी तो नॉन जो है कैबिनेट मिनिस्टर को भी कैबिनेट कमेटी में जगह दे सकते हैं, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, अभी रिसेंटली आपको पता हो तो 2 कैबिनेट कमेटी जो है न्यूली फॉर्म हुई हैं। पहला कमेटी है कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट, दूसरा इंपॉर्टेंट है कैबिनेट कमेटी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट, कैबिनेट कमेटी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपको। देखिए इन्वेस्टमेंट में आपको एक चीज याद रखना है, इन्वेस्टमेंट में बेसिकली ये कहा गया है कि जो गवर्नमेंट है, राइट, जो गवर्नमेंट कोई भी यदि कोई फर्म या इंस्टीट्यूशन यदि 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करता है या 1000 करोड़ या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको ये कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट मॉनिटर करेंगे, इंप्लीमेंट करने के लिए जो उसको प्रोग्रेस है वो सब सारी चीजें देखेंगे, राइट। दूसरा ये चीज बोला गया है कि ये टाइम बाउंड प्रोजेक्ट होंगे, जो भी प्रोजेक्ट होगा इन्वेस्टमेंट के जो प्रोजेक्ट होंगे वो टाइम बाउंड होंगे। 2 इंपॉर्टेंट चीजें, 1000 करोड़ से ज्यादा, 1000 करोड़ या उससे ज्यादा जो भी प्रोजेक्ट होंगे उनका मॉनिटर करना, इम्प्लीमेंटेशन का सारा चीजें देखना, रियल टाइम मॉनिटरिंग, ये सारी चीजें टाइम बाउंड मैनर में प्रोजेक्ट को कंप्लीशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कैबिनेट कमेटी ऑन द इन्वेस्टमेंट को है, राइट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट 500 करोड़ का है, लेस देन 1000 करोड़, तो क्या कैबिनेट कमेटी इसके लिए मॉनिटर या इंप्लीमेंट नहीं करेगी? बताइए, एनीवन एल्स? देखिए जो 1000 करोड़ से नीचे के जो प्रोजेक्ट हैं, राइट, वहां भी कर सकती है यदि वो लगे कि यदि वो प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेशनल इंटरेस्ट के लिए, तो वहां पे बिल्कुल उसको मॉनिटर और इंप्लीमेंट किया जाएगा, राइट। तो ये याद रखिएगा, है ना, वो रिजिड नहीं है। कैबिनेट कमेटी से रिलेटेड ये चीजें थी। अब क्वेश्चन ये है कि जो अभी हमारे पास 8 जो कैबिनेट कमिटीज हैं, अपॉइंटमेंट कमेटी है हमारे पास, अपॉइंटमेंट कमेटी, इकोनॉमिक अफेयर कमिटीज, पार्लियामेंट्री अफेयर कमिटीज, पॉलिटिकल अफेयर कमिटीज,
security committees, cabinet committee on security, cabinet committee on investment, cabinet committee on skill and employment. ये हमारे पास 8 कैबिनेट कमिटीज हैं। क्या पीएम सभी कमिटीज के पार्ट हैं? इज पीएम पार्ट ऑफ द एवरी कमिटी? एनीवन एल्स? इज पीएम पार्ट ऑफ एवरी कमिटी? देखिए, जो प्रधानमंत्री हैं, जिस भी कैबिनेट कमेटी में होंगे, वो यदि प्रधानमंत्री किसी कैबिनेट कमेटी के मेंबर हैं तो वहां के चेयरपर्सन होंगे, उस कमेटी के चेयरपर्सन होंगे, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, कौन से किसके पार्ट नहीं है। तो कैबिनेट कमेटी ऑफ एकोमोडेशन और कैबिनेट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर के पार्ट नहीं है, राइट। पीएम जो है कैबिनेट कमेटी ऑफ एकोमोडेशन, अभिषेक जो है कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन और कैबिनेट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर के पार्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे वो हेड नहीं करेंगे इसको, राइट। बस इसमें जो है कैबिनेट कमेटी से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट चीजें आप याद रखिएगा, जो नई बनी है हमारे पास जो है कमेटी बनी है, उसके बारे में थोड़ा सा याद रखिए, किसके कौन से पार्ट हैं ये याद रखिए। दूसरा जो है, अब आर्टिकल्स, आपने ये आर्टिकल बहुत ही फेवरेट है आप सभी लोगों का, इवन यूपीएससी एस्पायरेंट्स का भी, आर्टिकल 148, बताइए किससे रिलेटेड है ये आर्टिकल 148? आर्टिकल 148, एनीवन एल्स? ओके, देखिए आर्टिकल 148 है, बेसिकली किससे रिलेटेड है? कैग से रिलेटेड है, राइट, कैग से रिलेटेड। इसमें दो क्या चीजें, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देखिए, जब भी ऐसी चीजें आए आपके तुरंत माइंड में क्लिक करनी चाहिए, उसका पूरा प्रोफार्मा जो होता है वो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि दिस 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 दिस, इस तरह से टिप पे होनी चाहिए सारी चीजें, राइट। आर्टिकल 148 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, 6/65 ईयर, राइट। ये 6 ईयर टर्म है, 65 ईयर एज है, जो पहले हो जाए, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, रिमूवल कैसे होता है? ऑन द सेम ग्राउंड एज जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दो कंडीशंस होती है, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, दो वर्ड्स आपको यूज करने को मिलेंगे, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी होने पे इनको इम्पीच किया जा सकता है। सॉरी, इम्पीचमेंट केवल प्रेसिडेंट का होता है, बाकी सबका रिमूवल होता है, याद रखिएगा, राइट। तो रिमूवल होगा ऑन द सेम ग्राउंड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दूसरा है, आफ्टर रिटायरमेंट दे आर एलिजिबल फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स, नॉट फर्दर आफ्टर जो है, एक मिनट किसी ऐड कर लेता हूँ, हाँ, आफ्टर रिटायरमेंट दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब्स। अलाउंस एंड चार्जेस एंड सैलरीज withdrawn from the where is CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और जो भी यदि चार्ज सैलरी होती है, जो सैलरी होती है बेसिकली वो चार्ज अकाउंट रहती है, तो उसको जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलीज करवाया जाता है, और वो सब्जेक्ट टू वोट नहीं होता, उसको निकालने के लिए आपको वोटिंग करने की पार्लियामेंट में जरूरत नहीं है, राइट। तो कैग की जो सैलरी, अलाउंस एंड चार्जेस हैं वो बेसिकली नॉट सब्जेक्ट टू वोट। नेक्स्ट आर्टिकल 149 है, अभी मैं बता रहा हूँ कि ये क्यों बता रहा हूँ, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। जो आर्टिकल 149 है बेसिकली इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर करता है पार्लियामेंट को, राइट। ये पार्लियामेंट को इंपावर करता है कि जो कैग की ड्यूटीज हैं, पावर हैं, वो वहां से गेन करके अकाउंटिंग में, जो यूनियन और स्टेट के जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें हेल्प करे, राइट। अब देखिए एक वर्ड आता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। मैं इसको ये पूरा चीज इसलिए बता रहा था क्योंकि यहाँ पे आपको जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट मुझे बताना था आपको, राइट। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, CGA, आर्टिकल 148 में बताया आपको कैग। अब कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA, इसके बारे में बताता। इज दिस कॉन्स्टिट्यूशनल? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, आपने ये नाम रेयर मतलब कम सुना होगा, सुने होंगे लेकिन ये कम सुना होगा, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। देखिए बेसिकली जो है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये किसके अंडर में काम करते हैं? जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं थे, लेकिन बाद में लेटर ऑन इसको ऐड किया गया है 1976 में।
1976 में क्या होगा कि जब कैग पे बहुत ज़्यादा बर्डन आया तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट बनाया गया। इसके अंडर में इनको यूनियन गवर्नमेंट, नॉट स्टेट गवर्नमेंट, क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का अकाउंटिंग करता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। नहीं, ऐसा नहीं है, केवल यूनियन लेवल पे ही कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट जो है काम करता है। यूनियन लेवल पे ही जो भी अकाउंटिंग सिस्टम है, जो भी चीजें देखनी होती हैं, राइट, अकाउंट से रिलेटेड, जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं उनको, उनसे रिलेटेड। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या सीजीए, जो सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट का जो रिकमेंडेशन है, जो चीजें वो रिपोर्ट्स देंगे या फिर अकाउंटिंग करेंगे, वो बाइंडिंग होगा गवर्नमेंट पे? एनीवन एल्स? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट क्या बाइंडिंग होगा गवर्नमेंट पे या यूनियन पे? देखिए बाइंडिंग होता है, राइट। यहाँ पे बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये, यूपीएससी यहाँ पे आपको क्रैक कर सकती है, तो आप इसको ध्यान रखिए, सीजीए इज बाइंडिंग ऑन द यूनियन, राइट, इसको लिख लीजिए। दूसरा है, अब देखिए इसी में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं कैग और सीजीए का। कैग 148 मैंने बता दिया आपको। कैग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सीजीए जो है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, राइट, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, राइट, इंडिपेंडेंट बॉडी है कैग, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। दूसरा सीजीए जो है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, राइट, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंडर में आता है, और मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंडर में है सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। कैग स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन, स्टेट गवर्नमेंट देखिए ऐसे लिख लेते हैं, कैग जो है सबकी अकाउंटिंग करता है, यूनियन, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट का ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी ऑन द जो रिकमेंड करेंगे या कहेंगे कि मतलब आपको करना है लोकल बॉडी से भी, तो भी कैग वहाँ पे अकाउंटिंग कर सकते हैं। दूसरा है जो सीजीए है, सीजीए बेसिक सीजीए एक्चुअली में ये यूनियन गवर्नमेंट के, केवल यूनियन गवर्नमेंट क्या करते हैं, नॉट स्टेट गवर्नमेंट, नॉट लोकल गवर्नमेंट, राइट। आपको याद रखना डिफरेंस। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट इन 1976 में आया था, इनिशियली जो है फॉर्म नहीं हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है अमेंडमेंट्स। अभी तक जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, अभी तक 104th अमेंडमेंट हुए हैं, थोड़ा एक ओवरलुक देख लेते हैं कौन कौन से अमेंडमेंट हैं। 99th अमेंडमेंट से शुरू करते हैं। 99th अमेंडमेंट जो था एनजेएसी से रिलेटेड था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। 100th जो 100th नंबर का है, दिस वन इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हुआ था इन एक्सचेंज ऑफ दी एनक्लेव, वहां पे इंडिया ने जो टेरिटरी, राइट। दूसरा 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये हो गया, बांग्लादेश के साथ हमने इनक्लेव चेंज किया। नेक्स्ट था 101, रिलेटेड है जीएसटी से, 101 इज रिलेटेड टू जीएसटी। 102 इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। देखिए 99th एनजेएसी, 100th एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स, 101 जीएसटी, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू एनसीबीसी, 103 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस, राइट। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दिस इज रिलेटेड टू एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस को अब जो है नल एंड वाइड वो नॉमिनेट नहीं होंगे, राइट। मैंने ये बताया आपके पिछली क्लासेस में एंग्लो इंडियंस के बारे में, तो नल एंड वाइड हो जाएंगे 104th। 99 से आप याद रखिए, ये मैच द फॉलोइंग में चीजें आ सकती हैं, टीसीएस में फ्रैंकली पूछ सकते हैं, यूपीएससी में थोड़ा बहुत हिंट दे करके या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसको मेमोराइज कर लीजिए। 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे आपको चीजें याद हो जाएंगी।
जैसे मैंने अभी नाम लिया एंग्लो इंडियन का, राइट। देखिए एंग्लो इंडियन में क्वेश्चन ये है, एक चीज मैं क्वेश्चन ऐसे बना देता हूँ कि क्या अंडर आर्टिकल 331, एक्चुअली जो है अंडर आर्टिकल 331 में का जो क्लॉज सब क्लॉज ए है, इसमें क्या प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करते थे, इट वाज, अब इज नहीं लगाएंगे वॉज लगाएंगे क्योंकि एंग्लो इंडियन में नल एंड वॉइड हो गया। इट वाज मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू नॉमिनेट एंग्लो इंडियंस। क्या मैंडेटरी था कि प्रेसिडेंट जो है दो मेंबर्स को, एंग्लो इंडियन मेंबर्स को लोकसभा में इलेक्ट नॉमिनेट करे? क्या मैंडेटरी था? तो क्वेश्चन ये है कि इट वाज नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी नहीं था, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या क्या जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, जो इलेक्टोरल वोट होता है, इलेक्टोरल जो सिस्टम है, उसमें एंग्लो इंडियन पार्टिसिपेट कर सकते थे कि नहीं? देखिए क्वेश्चन सुनिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन नहीं करते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड, एंग्लो जो इंडियंस होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं? तो उस लॉजिक से देखा जाए तो ये एंग्लो इंडियन क्या होंगे? इलेक्शन एक्सेप्शन ये आया था कि एंग्लो इंडियंस इलेक्टेड भी हैं, राइट। एंग्लो इंडियन जो है, पिछले एंग्लो इंडियंस जो थे वो इलेक्टेड थे, उनमें से एक जो है इलेक्टेड थे, नॉमिनेटेड नहीं थे, वो इलेक्ट होके आए थे, राइट। तो वो जो इलेक्ट हुए हैं वो जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये याद रखिए कि कभी भी यदि ऐसा दे तो आप रिजिड मत हो जाइए, वनली ऐसे वर्ड से आप बचे, जब वर्ड होता है ना वनली, ठीक है, सोलली या फिर ऑलवेज, इन सब चीजों से आप ध्यानपूर्वक जो है स्टेटमेंट को पढ़ें और आंसर देंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ट्राइब्स नोटिफाइड ऑन एज एसटी। जो ट्राइब है उसको एसटी शेड्यूल ट्राइब जो है नोटिफाई करना है, राइट। उससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? ट्राइब नोटिफाइड एज शेड्यूल ट्राइब, आर्टिकल 366। आर्टिकल 366 डिफाइन करता है शेड्यूल ट्राइब को, आर्टिकल 366 डिफाइन करता है शेड्यूल ट्राइब को, राइट। दूसरा आर्टिकल 342, ये भी मतलब इसमें जो मैंने बताया था आपको, आर्टिकल जो 342 है, कैसे प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करते हैं, बेसिकली क्या प्रोसीजर होना चाहिए, कैसे प्रेसिडेंट नोटिफाई करते हैं किसी कौन सा एरिया शेड्यूल ट्राइब के लिए शेड्यूल एरिया होगा, वो किसके कंसल्टेंस में करते हैं? गवर्नर के कंसल्टेंस में। आप याद रखिए इसको, गवर्नर कंसल्टेंस सोलो नहीं होता, उनका जो है अकेले पावर नहीं होता, वो होता है गवर्नर के कंसल्टेशन के साथ ही वो एरिया को नोटिफाई करते हैं। अब मान लीजिए किसी एरिया को उन्होंने नोटिफाई कर दिया, क्वेश्चन ये है मेरा कि यदि मान लीजिए लिस्ट चेंज करना हो, मान लीजिए एक लिस्ट उन्होंने निकाल दी कि दिस एरिया, मान लीजिए दिस एरिया विल बी नोटिफाइड एज शेड्यूल एरिया, राइट। अब मान लीजिए हुआ ये कि बाद में कुछ पता चला कि नहीं, मतलब जो ये ऑथेंटिक नहीं था, चेंज करना है। अब इसको चेंज करना है तो उस लिस्ट को चेंज करना है तो क्या प्रोसीजर होगा? क्या प्रेसिडेंट कर देंगे इसको, गवर्नर करेंगे या प्रेसिडेंट करेंगे? एनीवन एल्स प्लीज रिप्लाई। प्रेसिडेंट सर। प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट किए, प्रेसिडेंट ही नोटिफाई किए तो प्रेसिडेंट ही करेंगे, राइट। यस यस। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए जब लिस्ट को चेंज करना हो, लिस्ट को जब आपने एक बार नोटिफाई तो कर दिया, लेकिन आप चेंज करने की बात आएगी तो आप प्रेसिडेंट के पास भी ये पावर नहीं होता कि वो चेंज करें। वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है ना, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू होता है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू होता है वो, राइट। यदि लिस्ट को चेंज करना हो तो वो वाया एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू होता है। ये यहाँ पर ट्रिकी है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, एक मिनट। माइनॉरिटी, ये भी बहुत न्यूज में रहा है थ्रू आउट द इयर्स। देखिए माइनॉरिटी में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन वाइज अब कैसे यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेती है आपसे। कैन स्टेट रेगुलेट माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन? आर्टिकल 229 एंड 30 आपको याद होगा, वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है वो आर्टिकल्स।
राइट। क्वेश्चन ये मेरा, कैन स्टेट रेगुलेट माइनॉरिटी एजुकेशन institution? Can state regulate minority education regulation? ओके, नो। बहुत लोग आंसर है नो। देखिए ऐसा नहीं है, स्टेट कैन रेगुलेट आपने पढ़ा होगा नहीं कई बार, लेकिन अब थोड़ा डिबेट पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट के डिबेट्स पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि यस, स्टेट कैन रेगुलेट इन द नेशनल इंटरेस्ट। एक वर्ड जो होता है नेशनल इंटरेस्ट में, स्टेट जो है रेगुलेट कर सकता है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। और ये सबसे इंटरेस्टिंग जो केस है, केस का नाम है TMA पाई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। TMA पाई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें ये बोला है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है TMA पाई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस में कि आर्टिकल 30 क्लॉज 1, जो आर्टिकल 30 क्लॉज 1 है, दिस इज नॉट अ एब्सोल्यूट राइट। दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। इसका मतलब ये नहीं कि ये पत्थर की लकीर है। देयर शुड बी सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन may apply on 30 clause 1। ये स्टेटमेंट बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा TMA पाई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस में। आप इसको बहुत केयरफुली सुनिए। TMA पाई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस में आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में को ये बोला गया है कि दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, देयर विल बी सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, स्टेट कैन रेगुलेट the minority educational institution in the national interest। राइट। दूसरा ही देखिए, जो राइट्स हैं, जो माइनॉरिटी के राइट्स हैं, बेसिकली ऑल मिनिस्ट्रीज जो भी दो तरह की होती है, सेफ गार्ड होते हैं। एक होता है लिंग्विस्टिक बेसिस पे और दूसरा सेफ गार्ड है किस बेसिस पे होते हैं, रिलीजन बेसिस पे। दो तरह के सेफ गार्ड है, रीजन बेसिस। अब जैसे मैंने अभी बात किया 30 क्लॉज 1 की, तो 30 क्लॉज 2 का देख लेते हैं। 30 क्लॉज 2 ये कहता है किसी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को यदि कोई ग्रांट दिया जा रहा है, यदि कोई ग्रांट दिया जाता है किसी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को, क्या या वो सेंटर दे, सेंट्रल लेवल पे या स्टेट दे, तो उसमें डिफरेंशिएट नहीं करेंगे आप। डिफरेंशिएट मतलब ये है कि आप किसी गवर्नमेंट या स्टेट इंस्टीट्यूट को ऐसा जो है दे रहे हैं, ज्यादा उन्होंने ग्रांट दे दिया। ग्रांट मतलब होता है मनी, प्रोजेक्ट के लिए मनी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मनी। लेकिन ऐसा नहीं कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को आप कम दे रहे हैं पैसे। इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आर्टिकल जो हमारा 30 क्लॉज 2 कहता है, जो कि फंडामेंटल राइट है, राइट। अब देखते हैं आर्टिकल 29, देख लीजिए, इसी साथ साथ ही देख लीजिए, आर्टिकल 29 देख लेते हैं, 30 देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल जो 29 में ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। देखिए इसमें एक वर्ड यूज हुआ है माइनॉरिटी। कैन एनीवन टेल अबाउट दिस, वेयर माइनॉरिटी इज डिफाइंड? डज constitution define minority word? Please reply, you can message me। Yes। constitution में minority defined है? अगर है तो कौन सा आर्टिकल है? मे बी किसी को आर्टिकल ना तो पार्ट ही बता दें। अगर नहीं तो कहां पे डिफाइंड है? चलिए देखिए, आर्टिकल 29 में जो माइनॉरिटी हो गया है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड ही नहीं है, राइट। माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। यदि डिफाइंड नहीं है तो कहां पे डिफाइंड है फिर माइनॉरिटी? देखिए माइनॉरिटी डिफाइन करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004, इसमें माइनॉरिटी को डिफाइन किया गया है। NCMI इसको बोलते हैं,
NCMEI एक्ट 2004। माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, माइनॉरिटी डिफाइंड है किसमें? नेशनल कमीशन NCMEI में। पहली चीज 29 जो आर्टिकल मैं बता रहा था अभी, बेसिकली 29 जो आर्टिकल है इसमें प्रोटेक्शन माइनॉरिटी की बात की जाती है। अब इसमें एक जो आप इसका क्लॉज 1 पढ़ेंगे तो उसमें ये दिया हुआ कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन। एनी सेक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि या तो वो माइनॉरिटी भी हो सकते हैं या मेजॉरिटी भी हो सकते हैं। देखिए ध्यान से, एनी सेक्शन का मतलब ये है यहाँ पे कि दे विल बी माइनॉरिटी और दे विल बी मेजॉरिटी। उनके रिलीजन, लिंग्विस्टिक, इन सबको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी जो है ये फंडामेंटल राइट के अंदर में है। उनको कंजर्व करने का ये राइट है पूरा का पूरा, राइट। ये आर्टिकल 29 कहता है, राइट। 30 आर्टिकल ऑन द टू माइनॉरिटी को सेफगार्ड करना है रिलीजन और लिंग्विस्टिक बेसिस पे। अच्छा, इंडिया में देखें तो कितने माइनॉरिटीज हैं? अभी कोई बताएगा? एनीवन एल्स? हाउ मेनी जो है माइनॉरिटीज, कितने माइनॉरिटीज हैं आपके पास जो नोटिफाइड है? देखिए इंडिया में 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज हैं। द फर्स्ट वन इज मुस्लिम माइनॉरिटीज, सेकेंड सिख। ये लिख लीजिए, इसका परसेंटेज देखिए, कभी कभी ऑर्डर पूछ लेता है परसेंटेज का, किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए माइनॉरिटीज के परसेंटेज, राइट। तो आप एक बार गूगल कर लीजिए, थोड़ा देख लीजिए परसेंटेज कितना है। मेरे पास भी इसका डेटा नहीं है। तो मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसीज, जैन, ये 6 माइनॉरिटी कमिटीज हैं जो नोटिफाइड है हमारे इंडिया में, राइट। एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज देयर। क्वेश्चन क्या है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक बेसिस पे कौन सी माइनॉरिटी है इनमें से? एनीवन एल्स? 6 माइनॉरिटीज हैं, इनमें से लिंग्विस्टिक बेसिस पे कौन सी है? देखिए अभी तक कोई भी लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है नोटिफाई नहीं हुआ है, राइट। ये याद रखेगा, नो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हैज बीन नोटिफाइड टिल नाउ, टिल डेट, ऐसा कह सकते हैं, राइट। याद रखिए इसको। अभी मैंने आपका अभी एक नाम लिया था NCMEI। भाई ये NCMEI मैंने कह तो दिया कि इसमें डिफाइंड है। अब थोड़ा इसके बारे में बता भी देता हूँ कि क्या है NCMEI। NCMEI बेसिकली एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी। NCMEI एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ये काम क्या है इसका? ये रेगुलेट करता है सर्टिफिकेशन, है ना, सर्टिफिकेशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का सर्टिफाई करना, थोड़ा रेगुलेट करना, चीजें मॉनिटर करना, ये सब चीजें NCMEI के अंडर में चीजें आती है, इस एक्ट के थ्रू एम्पावर होते हैं। दूसरा है चेयरमैन जो होंगे NCMEI के, जो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे, राइट। NCMEI के जो चेयरमैन होंगे वो जज ऑफ हाई कोर्ट, राइट, जज ऑफ हाई कोर्ट होंगे NCMEI के चेयरमैन। और इसके अलावा 3 मेंबर और होंगे इनके साथ में जो कि नोटिफाइड होंगे। दे विल बी नोटिफाइड, दे विल बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनको नॉमिनेट किया जाएगा। जो चेयरमैन होंगे वो जज ऑफ हाई कोर्ट होंगे। इनके पास क्वासी जुडिशियल, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, और जो क्वासी जुडिशियल बॉडी है इट मींस कि दिस विल हैव द सिविल कोर्ट पावर। इनके पास सिविल कोर्ट का पावर है NCMEI के अंदर। चीजें समझ में आई? देखिए कोई चीज ऐसी नहीं समझ में आती है तो यू कैन आस्क, यू कैन मैसेज, आई विल रिप्लाई दिस। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है 350 क्लॉज बी। 350 क्लॉज बी, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, 350 क्लॉज बी। क्या ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में था? 350 क्लॉज बी ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में था? एनीवन एल्स? 350 क्लॉज बी, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। देखिए ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इसको 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में ऐड किया गया था।
350 क्लॉज बी, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये न्यूज में रहे हैं। इसमें कुछ चीजें स्टैटिक पार्ट भी हैं जो अपडेटेड है, जो चीजें अपडेट हुई हैं उसको मैं बता रहा हूँ आपको, और स्टैटिक चीजें भी थोड़ा थोड़ा टच कर रहा हूँ। बाकी आप स्टैटिक पोर्शन को थॉरली पढ़िए। लक्ष्मीकांत को टारगेट बना लीजिए, 5 डेज 4 डेज में आपको खत्म करनी है। इस तरह से टारगेट बना के आप अपडेट करिए उसको, राइट। मोस्टली लोगों के पास जो है 5th एडिशन होगा लक्ष्मीकांत, तो उसमें चीजें अपडेट नहीं है, तो उसको अपडेट कर लीजिए। जो भी रिसेंटली बिल आए हैं, एक्ट आए हैं, उसके अकॉर्डिंगली। 350 क्लॉज भी समझ में आ गया। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए है, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये ऐड किया गया है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में। जो स्पेशल ऑफिसर होते हैं ये नॉमिनेट होते हैं किसके द्वारा, अपॉइंटेड किए जाते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, डायरेक्टली बाय द प्रेसिडेंट। तो आप इसको याद रखेंगे, राइट। देखिए एक टर्म जो है जनरली अभी क्या हुआ कि जैसे ट्रेंड चेंज होने लगा है। यूपीएससी का ट्रेंड आजकल कुछ फिलोसफिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, मतलब 2 या 3 से 4 क्वेश्चन जो फिलोसफिकल होते हैं। तो यूपीएससी नॉट अबाउट द फैक्ट, मोस्टली डिपेंड अपॉन द सम काइंड ऑफ फिलोसफिकल क्वेश्चन। एक वर्ड आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? पहला तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि डज द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तीसरा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोरालिटी है वो क्या क्या चीजें ऐड करता है, क्या क्या चीजें ऐड, मतलब कि जो क्या फंडामेंटल राइट है उसके अंदर में, डीपीएसपी है, प्रियम्बल है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये सब चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अंदर में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है इस फिलोसफिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको, राइट। तो आपको ध्यान रखिए जो है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की एक मोरल वैल्यूज और डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आपको याद हो, जो केशवानंद भारती के बाद जो ये कॉन्सेप्ट आया था डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का, कि इसी के आधार पे उसी के आधार पे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो था उसको नल एंड वॉइड किया गया था 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होती है कि कैसे किसी भी लॉ को लेजिस्लेचर है वो इंडिविजुअल राइट्स को वायलेट ना करे, और उस लॉ को वायलेट करने के लिए मैंने एक मीटिंग क्रिएट करी, बामे जी अपने आप चलवा दी, राइट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी मोरालिटी है, बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, इंडिविजुअल पर्सन, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रियम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब चीजें सभी पार्ट्स को ये कवर करता है। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को पार्ट ये कवर करता है। क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछ लेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ये किस किस को कवर करता है, तो फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आपको देखने को मिलेगी, डीपीएसपी है यहाँ भी मिलेगा, प्रियम्बल है यहाँ भी मिलेगा, फंडामेंटल ड्यूटीज है यहाँ भी मिलेगा, राइट। तो ये बहुत ही ब्रॉडर सेंस में है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक वर्ड। दूसरा इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं, देखिए आप आर्टिकल के थ्रू ही चीजों को न्यूज में पढ़ें तो इट विल बी बेटर फॉर यू अंडरस्टैंड करने के लिए। आप जितना ही आर्टिकल के थ्रू चीजें पढ़ेंगे आप उतनी ही चीजें मेंस तक ले जा पाएंगे। प्रीलिम्स निकाल लेंगे फिर मेंस में वहां पे फंस जाएंगे आप, ठीक है। तो वहां उसको मेंस तक ले जाने के लिए आप आर्टिकल के थ्रू ही चीजों को करंट से कनेक्ट करते हुए पढ़िए, इट विल बी बेटर फॉर यू, ठीक है। तो एक न्यूज में जो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देता हूँ, जो आर्टिकल 61 है, आर्टिकल 61 किससे रिलेटेड है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। जो प्रोसीजर है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना, ये चीजें काफी ज्यादा अभी देखा होगा आपने यूएसए में डोनाल्ड ट्रम्प को लेकर के काफी इम्पीचमेंट का जो वर्ड है ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कैसे जो है हमारे इंडियन प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है। 9th शेड्यूल भी न्यूज में रहा इस बार कि किस तरह से 9th शेड्यूल में कुछ चीजें रखी जाती हैं, वो कौन सी चीजें रखी जाती हैं, क्या सेंट्रल और स्टेट की जो कंटेंट होते हैं या सेंट्रल स्टेट के जो लॉज होते हैं क्या वो 9th शेड्यूल में रखे जाते हैं, क्या उनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है 9th शेड्यूल का, यदि किया जा सकता है तो किस बेसिस पे किया जाएगा। एक कंसेप्ट आता है उसमें ड्यूअल टेस्ट कंसेप्ट। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको कल बताऊंगा, मतलब नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। तो अभी के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी चीजें आपने पढ़ी हैं या आपके पास बहुत ही बल्क सा एक बड़ा सा जो है आपको करंट अफेयर्स का नोट्स बन गया होगा, आपने पूरे साल लगभग जो है
16 मंथ 18 मंथ जो है आप पढ़ेंगे पूरा, जो 14 मंथ के आसपास जो भी न्यूज़ आप अभी तक पढ़ा होगा आपने, उसमें एक बल्क सा आपके पास नोट्स हो गया हो, तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है ना, वो मैं आपको जो है थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप फोकस करिए और इस चीज़ को बार बार रिवाइज कीजिए। डेली आप जब भी आप सोने जाते हैं तो उससे पहले आप चीज़ों को रिवाइज कीजिए, और जितनी बार आप रिविजन कर लें उतनी ही बार रिटेन होगी चीज़ें। यदि आप रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा रिटेन, तो फिर आप यूपीएससी एग्जाम में भी नहीं रिटेन कर पाएंगे। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम्स रिविजन ही इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप सोचेंगे शॉर्टकट होगा कोई, इसे याद कर ले, तो नहीं है इसका शॉर्टकट। ठीक है, रिवीजन ही इसका शॉर्टकट है, राइट। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि अभी जो है आपको इन्वायरमेंट के जो चल रहे क्लासेस, इन्वायरमेंट की क्लासेस में आप इन्वायरमेंट के स्टैटिक पोर्शन भी पढ़िए साथ साथ। जैसे मैं पॉलिटी का भी सेशन ले रहा हूँ, तो पॉलिटी सेशन में आप पॉलिटी का स्टैटिक पार्ट तो कवर कीजिए, साथ में जो है जो आर्टिकल न्यूज में रहे हैं, जिससे न्यूज में रहे हैं उससे रिलेटेड जो है स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ते रहिए, क्योंकि मोस्टली 60 और 40 का रेशियो रहता है। 60 स्टैटिक पोर्शन, 40 जो आपका करंट पोर्शन, कभी कभी वहीं रिवर्स हो जाता है, राइट। तो आपको एट द एंड ऑफ डेट, मतलब कि 20 दिन पहले आपके पास 70 to 75 पेजेस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक करंट अफेयर्स होना चाहिए आपके पास। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। उसको ही मल्टीपल 10 टाइम्स रिवीजन कर लीजिए। यहाँ 10 टाइम्स जो है रिवीजन कर लें तो आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए जिसके पास इन्वायरमेंट की कोई बुक नहीं है, ये सब चीजें नहीं है, तो वो कोई भी वो क्या कर सकते हैं कि किसी भी कोचिंग्स के इन्वायरमेंट के नोट्स है ना, इन्वायरमेंट के नोट्स जो शॉर्ट नोट्स आते हैं वो ले लें। अभी तो मैं ये कहूँगा कि आपने जो बनाया होगा वही इंपॉर्टेंट है, बाकी जो है यूपीएससी का सिलेबस देखिए कि इन्वायरमेंट में क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसको लेकर के आप रिवाइज कीजिए थॉरली। मतलब वर्ड देखिए उसका मतलब क्या है, किस तरह से यूपीएससी में क्वेश्चन आए हैं, ये सब चीजें देखिए। और मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप डेली 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, राइट। 100 क्वेश्चन डेली अटेम्प्ट कीजिए। यदि कोई भी क्वेरी होता है आपको, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आता है, कोई कंसेप्ट रिलेटेड आप जो भी पढ़ रहे हैं चीजें क्वेरी आती है, तो यू कैन डायरेक्टली मैसेज, राइट, कि ये सर इसका ये कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो हम जब भी क्लास डिस्कस करेंगे तो वो चीजें मैं बता दिया करूंगा, तो आपको इस तरह से चीजें आसान हो जाएंगी, राइट। चाहे किसी भी आप मेंटर से ये गाइडेंस ले सकते हैं, किसी भी मेंटर से आप किसी से भी पूछ लीजिए, राइट, जो यहाँ से गाइड कर रहे हैं। तो आप 100 क्वेश्चन का टारगेट डेली बनाइए। जिस तरह से आप ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच लेते हैं, डिनर लेते हैं, वैसे ही आप कंफर्म करिए कि मुझे 100 क्वेश्चन करने ही है, राइट। जिस तरह से नहाना जरूरी है उसी तरह से 100 क्वेश्चन करना जरूरी है यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, है ना। इस तरह से माइंडसेट बनाइए। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट आपको ये बताऊंगा कि आप जो ये घर पे शेड्यूल बनाइए कि आप 9:30 से जो पेपर आप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, इसको 9:30 से बैठ के दें, है ना। जरूरी नहीं कि आप मतलब जो एसी रूम में ही बैठ के दें। मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि आप फैन चलते हैं नॉर्मल फैन में दें, या गर्मी में बैठ के एग्जाम दें, मतलब फैन ना चलता हो। इस तरह की चीजें कई सेंटर पे ऐसे होते हैं, तो वो सिचुएशन पहले से ही अपनी बॉडी को उस हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिए। इन एनी सिचुएशंस आई विल बी एलिजिबल टू गिव दिस एग्जाम। तो 9:30 से आप एग्जाम दीजिए। 1 घंटे का टारगेट रखिए, 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, मैक्सिमम आप 1.5 घंटे कर सकते हैं, राइट। और आगे के जो उसको क्वेश्चन का जो जैसे ही आपने पेपर किया, पेपर के बाद उसका आंसर जरूर देखिए। आंसर देखने से क्या होगा, जो आपके मिस्टेक्स होंगे, जो आपके स्कोर आते हैं वही मैसेज कीजिए। देखिए स्कोर मैसेज करेंगे तो मैं जरूर नहीं कि आपका जो जजमेंट करूंगा, मे बी आई विल सजेस्ट यू बेटर वे, राइट। तो ये ध्यान रखिए, आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिए। आप किसी सर को भी ये स्कोर भेज सकते हैं, सर मैंने ये टेस्ट पेपर सॉल्व किया, इससे मेरे इतने स्कोर आ रहे हैं, बट क्या कर सकता हूँ मैं इसके आगे, कैसे इंप्रूव करूँ इसको। अपनी गलतियां छिपाने से वो सही नहीं होती हैं। आप अपनी गलतियों को, जिस पे ट्रस्ट करते हैं, उसको आप बता सकते हैं, ठीक है। इंप्रूवमेंट वहां से स्टार्ट होता है, राइट। चलिए, तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर जी, थैंक यू सर।